और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये आपकी संकल्प क्लासेज है ना बाड़मेर वाली, उसने ये मेगा टेस्ट लिया था रीट का। ये कब लिया था? 23/2/2025 को लिया था, या ऐसे कह सकते हैं परसों के दिन लिया था। तो देखिएगा इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं। जैसे CDP यानी जो साइकोलॉजी है उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, शुरुआत में देखते चलिएगा। आप कितने कर पा रहे हैं खुद से चेक कर लें, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है इसमें इस प्रकार पूछा है कि बाल विकास के किस क्षेत्र पर कोहलबर्ग के सिद्धांत का प्रभाव परिलक्षित होता है? हम जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अभिवृत्ति के संबंध में कौन सा एक कथन असंगत है यानी गलत है, वो चूज करना है। आप सभी को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अभिवृत्ति का प्रारंभ है विकास से पूर्व होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही थे। जैसे कि हमारी जो ग्रोथ होती है अभिवृत्ति संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, और अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अभिवृद्धि मापन किया जाना संभव है, तो ये तीनों सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। बालक मध्य बाल्यावस्था में भूमिका स्वीकृति एवं भूमिका निर्वहन करने की इच्छा करता है। बालक इस कार्य की पूर्ति निम्न में से किसकी सहायता से कर सकता है? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो वो समवयस्क समूह के द्वारा कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन बताइए, यानी जो गलत है। आप देखेंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा कि यह सिद्धांत है एक रूपता का समर्थन करता है, एक रूपता का नहीं करता है। ऐसे बोल सकते हैं बहुरूपता का समर्थन करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। बाकी सभी सही है कि 1983 में बहुबुद्धि यानी जिसे मल्टी इंटेलिजेंस बोलते हैं ये दिया था, सही है। और जो ये सिद्धांत है ना पाठ्यक्रम निर्माण एवं निर्देश को नियोजित करने में मदद करता है। और यह सिद्धांत है ना जो सामान्य बुद्धि होती है जिसे जी फैक्टर बोलते हैं, इसका विरोध करता है। ऑप्शन नंबर 2 गलत था, बाकी सभी सही थे। देखिएगा, अगर एक तरफ तो बाल विकास के सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसकी अवधारणा है। ये सिद्धांत है, ये अवधारणा है, हम मिलान करनी है। जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत है, हम ये कहेंगे इसमें सभी जाति होंगी ना, जीवों में विकास पैटर्न एक समान रहता है, तो ये इसे मिल जाएगा। जैसे प्रॉक्सिमल डिस्टल है, ये होता है केंद्र से परिधि की ओर या केंद्र से बाहर की ओर विकास, तो ये सही था। एक है परिमार्जिता का सिद्धांत, इसका मतलब होता है विकास की दिशा संशोधनीय होती है। ये कहीं ना कहीं स्पेरोकोडल होता है ना, ये सिर से पैर विकास होता है, सिर से पैर, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़िएगा, एक बचा है ना ये वाला कि जीवन केंद्रीय अंगों का विकास पहले होता है, तो ये इससे संबंधित तो हो सकता है। लेकिन आपने भी पढ़ा होगा कि जो विकास की दिशाओं को डिनोट करने वाले 2 ही शब्द हैं, एक तो स्पेरोकोडल, एक प्रॉक्सिमल डिस्टल। स्पेरोकोडल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर विकास, प्रॉक्सिमल डिस्टल का मतलब होता है केंद्र से परिधि की ओर। तो इस प्रकार इसका हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन इसका सही हो, नहीं तो अदरवाइज तो देखा जाए तो सिर से पैर ही माना जाता है, ठीक है। देखिए, व्यक्ति में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ये स्वाभाविक होंगी या प्राकृतिक कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर, ये कह रहा है क्रेचमर के व्यक्तित्व वर्गीकरण का कौन सा एक शब्द क्रम नहीं है? अगर आप देखें इनमें से, देखिएगा उन्होंने आपदा के नाम से मैंने याद कर रखा है, मैंने कई बार बताया ये क्वेश्चन। ए का मतलब हो जाएगा एथलेटिक, दूसरी ए का मतलब हो जाएगा एस्थेनिक, ठीक है, ये प्रकार है। और पी का मतलब हो जाएगा पिकनिक, एक होता है डी का मतलब होता है डिसप्लास्टिक, सॉरी गलत लिख दिया है, इंग्लिश में देख लेते हैं डिसप्लास्टिक, ठीक है, ये होते हैं। अब देखिएगा इसमें एथलेटिक था, पिकनिक था, और लेप्टोसोमेटिक इस प्रकार की बात नहीं है ना, फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक की बात की है आपकी हिप्पोक्रेटस ने, उसके वर्गीकरण को देखेंगे तो उसमें आता है क्रेटस, हिप्पोक्रेटस, इसी का माना जाता है शुरुआती वर्गीकरण व्यक्तित्व। तो ये दोनों नहीं होंगे संबंधित, तो होंगे कौन से? एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिसप्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा है वो परंपराएं, रीति रिवाज और छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती हैं। ये पहलू कैसे संबंधित है? कहीं ना कहीं जब भी हमारी रीति रिवाज, परंपराएं, खाना पीना, इन सभी की बात की जाती है, हमारा कल्चर बोलते हैं उसे, ये सांस्कृतिक कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से जो भाटिया और निष्पत्ति परीक्षण के संबंध में असंगत बताइए, यानी जो गलत है। अगर आप सभी को पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे इसका उपयोग है उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए अधिक उपयोगी, ऐसा कहना गलत होगा। बाकी सभी ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, एक बालक जिसकी वास्तविक आयु तो दे रखी 10 वर्ष, मानसिक आयु दे रखी 7 वर्ष, तो बताइए वो किस वर्ग में आएगा? देखिएगा, IQ का सूत्र तो आप जानते होंगे, IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टी शारीरिक आयु गुणा 100। और इससे आसानी से निकल जाएगा, मानसिक आयु दे रखी हमें 7 वर्ष और बट्टी में नीचे दे रखी CE का मतलब शारीरिक आयु या वास्तविक आयु पूरी गुणा 100, 10 कट जाएगी, यानी 0 से 0 ऊपर रह जाएगी 70, यानी IQ बराबर आएगा अगर देखेंगे तो 70। तो 70 का मतलब होगा कि जिनकी बुद्धि लब्धि 70 के लगभग होती है वो सीमावर्ती वाले बालक कहलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाकर मेहंदी परीक्षण निम्न में से किसका मापन करेगा? तो वो आपकी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का मापन करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, विधान से हिंदी की पाठ्यपुस्तक का वाचन करते समय कमर तथा रकम को में अंतर नहीं कर पाता है।
और अंतर नहीं करने के कारण या पाने के कारण दुविधाग्रस्त हो जाता है तो मितांश की यह अधिगम अक्षमता क्या कहलाएगी? उसे पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, कमर और रकम में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसे डिसलेक्सिया हो जाएगी। यानी पढ़ने से संबंधित जो डिसेबिलिटी होती है डिसलेक्सिया कहते हैं, ये उसी की विशेषता थी। नेक्स्ट देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण से संबंधित असंगत बताना, यानी जो गलत है। अगर आप सभी को पढ़ेंगे तो ये 4 नंबर गलत हो जाएगा। यह परीक्षण व्यावसायिक निर्णयों में मदद करता है, ऐसा कहना गलत है, बाकी ये तीनों सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का लक्षण होगा? देखिएगा, और इसमें से हो जाएगा ये ना अयथार्थ, ये वाला हो जाएगा। बाकी सहनशील तो पॉजिटिव पॉइंट है। आत्मसंतुष्टि या आत्मसंतुष्टि ये भी पॉजिटिव है। संवेगात्मक मैच्योरिटी यानी परिपक्वता ये भी पॉजिटिव है, तो गलत हो जाएगा 3 नंबर। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति मोटापा से ग्रस्त है और भोजन की इच्छा भी रखता है, तो किस प्रकार के द्वंद्व का सामना करेगा? तो वो करेगा उपहार पर्यार, यानी ऐसे कह सकते हैं पर्यार तो पहले आएगा, उपागम बाद में आएगा, लेकिन हालांकि ऑप्शन इसी प्रकार का दे रखा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, बालक की अधिगम में धीमी प्रगति का कारक नहीं हो सकता है, तो वो होगा सहसंबंध, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक 5 वर्षीय बालक निम्न में से कौन सी क्रिया व्यवहार विकसित हो जाती है? परसेप्शन प्रत्यक्षण हो जाएगा। अतार्किक चिंतन भी नहीं होता है, क्योंकि अगर 2 से 7 वर्ष की बात की जाए तो बच्चा तार्किक चिंतन नहीं, अतार्किक चिंतन होता है उसमें। बाकी इस चित्र का निर्माण कर सकता है, लेकिन मन तरंग नहीं करेगा, क्योंकि ये तो किशोरावस्था से संबंधित विशेषता होती है। तो ABD ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक रहा निम्न में से सूचना प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थन कौन करते हैं? ये सभी करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, वो इस प्रकार पूछा, चित्रकार एवं लेखक निम्न में से किस चित्र की प्रभावशीलता होती है? चाहे वो चित्रकार हो लेखक हो, इनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के उपरांत आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते तो वह असफलता की चाह में अतिरिक्त प्रयास करता है, व्यक्ति के इस कार्य को प्रभावित करेगा, वो उपलब्धि अभिप्रेरक करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें बताइए फिलिप एल हॉसवर्ड द्वारा निम्न में से किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पक्ष स्वीकार किया गया था? उन्होंने अधिगमकर्ता और शैक्षिक आयोजन और पाठ्यक्रम इन तीनों को इंक्लूड किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत घोषित किया गया है, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बोलते हैं। ये सही है, क्योंकि जो भी ज्ञान है विद्यालय के बाहरी जीवन से जुड़ना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति मुक्ति पानी चाहिए, यानी मुक्ति दिलाना चाहिए, बाकी राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था निर्माण, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा है कि सारांशात्मक आकलन के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, यानी गलत है। अगर देखेंगे जो भी सारांशात्मक आकलन होते हैं ना, इन्हें योगात्मक कहते हैं, योगात्मक या ऐसे कहते थे सुमेलेटिव असेसमेंट। तो इसमें तो अनौपचारिक नहीं होगा, ये औपचारिक होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा होती है ना एनुअल, वो औपचारिक होती है, ठीक है, तो यही संबंधित नहीं होगा, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम बार क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो आपके BR बकिंघम ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए शिक्षण दिवस की न्यूनतम अवधि कितने दिवस की होनी चाहिए? तो वो होती है 220, क्योंकि ये अपर प्राइमरी पूछा है 6 to 8 वालों के लिए, तो ये 220 हो जाएगी, और प्राइमरी होता तब होता 200, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि NEP 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया है, तो वो किया गया है 25:1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी जो ग्रेड फिल इन द ब्लैंक्स का है, राज्य और स्थानीय समुदाय के विभिन्न शिल्प और ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकेगा, तो वो क्लास 6 to 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है CCE से क्या तात्पर्य होता है? इसका मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिएगा, मुख बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्लास 1 से लेकर 8 तक की बालिकाओं की देय राशि कितनी होगी? वो होगी 2000। नेक्स्ट देखिएगा, पन्नादाय बालक योजना के अंतर्गत क्लास 1 से लेकर 5 तक प्रति छात्र प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध कराना होगा या कराया जाना अनिवार्य है? 1 से 5 होगा 150 मिलीलीटर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 से। देखिएगा, जो संकल्प क्लासेज में ना हिंदी भाषा से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिएगा यदि पूछे गए हैं तो उन्हें देख रहे हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन है, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, वाक्य में पूरक का विस्तार बताइएगा। देखिएगा, पूरक का यहाँ पे सेंस लगाना होगा आपको, ये वाक्य दे रखा है, यानी वाक्य या कह सकते हैं वाक्य के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो वो 2 होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधि। तो उद्देश्य तो कर्ता होता है, आप भी जानते होंगे, और जो विधि होता है वो उसका मतलब क्रिया होता है। तो कुछ हम ऐसे सेंस लगा सकते हैं कि कर्ता को तो यहाँ पे कह रहा है ये मुख्य, ठीक है,
और जो आपकी विधेय या क्रिया है उसे पूरक कह रहा है। अब सुनिएगा, ये क्रिया को वो पूरक कह रहा है तो इसने क्रिया नहीं पूछी है, ये कह रहा है पूरक, यानी क्रिया का विस्तार बताना है। तो देखिएगा ये है ना, ये हो जाएगी आपकी क्रिया और इसका आगे का भाग हो जाएगा यानी कि या तो आप ऐसे कह सकते क्रिया का विस्तार या विधेय का विस्तार या पूरक का विस्तार, एक ही बात है इनका सभी का कहना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। ये कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं होगा, साधारण होगा, मिश्र होगा, संयुक्त होगा, लेकिन विधानार्थक नहीं होगा, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर हट होती है ना, ये उनमें से एक प्रकार है। बाकी 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का या नहीं प्रयुक्त हुए हैं, सही चिन्ह लगा हुआ है। इसमें भी ये गलत है, भगत सिंह नहीं रहे वे अमर हो गए, तो ये गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है। माँ ने कहा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ये भी गलत है। मेज पर पुस्तक, पेंसिल व बैग रखा है, ये भी गलत है, सभी गलत है। हालांकि एक काम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है ना, इसमें ये दोनों चिन्ह नहीं आएगी, वो चिन्ह नहीं आएगी, इसमें एक ही आएगा, ये फुल स्टॉप है, तब तो ये सही हो जाएगा। जैसे वाह कितना सुंदर पक्षी है, तब तो ये सही है। लेकिन इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह ऑलरेडी लग रहा था, देखिएगा 2 लगे हुए हैं, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, इसलिए ये सभी गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, हाथ के तोते उड़ना, मुहावरे का सही अर्थ होता है हाथ के तोते उड़ना, एक तरह से भौचक्का रह जाना, वो यही तो होगा, इसका मतलब यही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से लोकांक्ति नहीं है, तो कोल्हू का बैल होना ये आपका एक मुहावरा है, बाकी ये तीनों लोकांक्ति थी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस शिक्षण विधि को स्वाध्याय विधि के नाम से जाना जाता है, वो डाल्टन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से एलिस वर्थ कॉलिस प्रदत्त प्रायोजना उपागम का प्रकार इसमें से बताइए कौन सा होगा। अगर आप देखें इसे ध्यान से तो ये हो जाएगा परिभ्रमण परियोजना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, नाटक का उद्देश्य क्या होता है, तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चिंतन के स्तर पर शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, देखिएगा मॉरिसन तो बोध के आधार पर है और अंट हो जाएंगे चिंतन के आधार पर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। एक और आता है किसका, वो आता है हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर का, तो वो आता है आपके किसके आधार पर, स्मृति के आधार पर, तो ये भी ध्यान रखना है। 1 सेकंड रुकिएगा, ये स्मृति के आधार पर इन्होंने डिवाइड कर रखे थे शिक्षण स्तर, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर स्मृति के आधार पर, हंट ने चिंतन के आधार पर और आपके मॉरिसन ने बोध के आधार पर। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ब्लूम के वर्गीकरण पक्ष में कितने भागों में बांटा गया था, 6 भागों में। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, फिर लास्ट हो जाएगा मूल्यांकन, ये 6 ही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये मारिया मोंटेसरी के अनुसार हिंदी भाषा से चढ़ के कौशल का सही क्रम क्या होगा। ये लास्ट में क्या करती हैं, जैसे LSRW होता है ना, ये W को आगे रखती है, R को यहाँ कर देती है, तो LSWR। अब देख लीजिएगा, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लेखन शिक्षण की प्रबोधन विधि इसमें से कौन सी होगी, वो होगी रूपरेखा विधि। नेक्स्ट देखिएगा, श्रव्य सामग्री कौन सी है, सीधा वाद्य यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से पाठ्य पुस्तक विषय सामग्री मानी जाती है, तो इसमें से क्या मानी जाएगी, भाषिक सामग्री, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हिंदी भाषा प्रयोगशाला का अनिवार्य उपकरण नहीं है, तो वो दूरभाष या टेलीविजन नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा शिक्षण में उपलब्धि परीक्षण की सीमा कौन सी है, तो ये सभी सीमा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत शब्द का मतलब क्या होगा, और हमें ये कहेंगे सीखने से पूर्व मूल्यांकन करना, सीखने के कार्यों का मूल्यांकन करना, सीखने के बाद भी मूल्यांकन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो ये निर्धारणात्मक परीक्षण पर करेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये करेगा निमाड़ी निम्न में से राजस्थान की या राजस्थान बोली की उपबोली है किसकी है, तो ये हो जाएगी मालवी की, जो दक्षिण पूर्व में बोली जाती है ना राजस्थान में, तो उसकी उपबोली हो जाएगी कौन सी, निमाड़ी। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान भाषा की किस बोली में है के लिए 6 ही शब्द यूज करते हैं, तो ये डूनाट यानी जयपुर का जो क्षेत्र है ना उसी में करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, तो इससे क्या संबंधित ऐसे गद्यांश है ना 51 से लेकर 55 तक, इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, आप तो देखते चलिएगा। जैसे पर्यावरण शब्द में बताइएगा कौन सी संधि होगी, पर प्लस आवरण यानी संधि हो जाएगी, ये जड़ से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जल संरक्षण में कौन सा समास होगा, जल का संरक्षण होता है तो पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें से हो जाएगा संतुलन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो फिल इन द ब्लैंक्स, इस वाक्य में रेखांकित शब्द अब किस प्रकार का होगा, ये यदि।
ओवरऑल देखें तो ये हो जाएगा संभावनार्थक अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गद्यांश में से वह शब्द चुनिएगा जो योजना का समानार्थी हो। तो योजना का हो जाएगा इसमें से नीतियाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक दे रखा है आपको फिर से गद्यांश, इसे देख लीजिएगा, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछिए। देखिएगा इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि यह शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को संतुलित रखने में मदद करता है, वाक्य में कौन सा काल है? ता है, तिये आ रहे हैं, देखिएगा, करता है, करती है, तो निश्चित तौर से वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? यो पुरुष है, मन पुरुष है और शरीर पुरुष है, यानी पुल्लिंग है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, जो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द गद्यांश में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ था रोग, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए कौन सा वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का होगा? अगर ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सकें, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, योग को मानसिक एवं आत्मिक शुद्धि का प्रिलिमिनरी लक्ष्य माना जाता है, हम इसे साधन कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये